Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are IAS, PCS, PCSJ aspirants, if you are preparing for law exam, then this is a very good platform for all of you. नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लॉ के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS, PCS, PCSJ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ क्राउन, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक तो था कंपनी रूल, दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंतर्गत हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 को कवर किया है। जो 1773 से लेकर 1857 तक का ये काल है, ये कंपनी के हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ है। एक तरह से कंपनी लॉ की हिस्ट्री है पूरी। इसके बाद क्राउन रूल आ जाता है 1858 से लेकर 1947 तक। तो अब हम क्राउन रूल के बारे में बात कर रहे थे और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 डिटेल में कवर कर लिया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कवर कर लिया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हमने कवर कर लिया है। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कवर करेंगे। तो बी विद अस एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब अस सो दैट अदर्स कैन आल्सो गेट द बेनिफिट फॉर द सेम। तो आज हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को मिंटो मार्ले मिंटो बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के हिसाब से अरुणडेल की समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इस अधिनियम को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया था। किसकी सिफारिश के हिसाब से? अरुणडेल समिति की सिफारिश के हिसाब से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को वृद्धि कर गई इसमें, और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। तो नंबर 1, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधान परिषदों की संख्या ये बढ़ा दी गई। ये पहले 16 थी, अब 60 कर दी गई। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या पहले 16 थी, अब बढ़ा करके 60 कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी ज्यादा वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या पहले 16 थी, जो कि अब 60 कर दी गई। अब केंद्रीय विधान परिषद में कुल 69 सदस्य थे। केंद्रीय विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 69 हो गई, 69 हो गई, जिसमें से 37 शासकीय और 32 बगैर शासकीय सदस्य थे, नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत बनाए रखा। केंद्रीय विधान परिषद ने, जो शासकीय थे, इन्होंने बहुमत बनाए रखा। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट थे, इनकी मेंबर्स की संख्या काफी वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में 69 कुछ सदस्य संख्या थी, जिसमें 37 जो गवर्नमेंट बॉडीज थी और 32 नॉन गवर्नमेंट बॉडीज थी, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट बॉडीज के पास ही बहुमत था। तो केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत बनाए रखा गवर्नमेंट बॉडीज ने, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में बहुमत की अनुमति दे दी गई कि जो प्रांतीय शासन थे उनमें गैर नॉन
गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज को अनुमति दे दी गई कि उनके बहुमत का अधिकार हो सकता था। केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों के बजट की विवेचना करने, लोकहित में के विषयों पर प्रश्न पूछे जाने, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अब अधिकार इसमें दे दिया गया। बजट सत्र में अब प्रश्न पूछे जाने का अधिकार, जो प्रश्न थे वो हर तरह के प्रश्न, चाहे वो अनुपूरक प्रश्न हो या लोक कल्याण से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं, वो बजट सत्र में पूछे जाने का अधिकार दिया गया। यानी कि लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार था, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। यानी कि प्रश्न पूछे जाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया कि भारतीय कोई जो है वो वायसराय और गवर्नर के एसोसिएशन के साथ, तो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तो पहली बार इसके द्वारा किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। तो एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया और इस तरह से एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। इस एक्ट ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी कि एक पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। यानी कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। इस व्यवस्था के तहत एक तरह से यह फूट डालो और राज करो, इस नीति को अपनाई गई। तो यानी हर एक निर्वाचन के बारे में मिंटो ने ये पृथक निर्वाचन जो किया गया मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर, तो इसको जो है मिंटो ने ये कहा था कि हम नाग के दांत पर बैठे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये जो पृथक निर्वाचन था, इस पृथक निर्वाचन के बारे में मिंटो ने कहा कि हम नाग के दांत पर बैठे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये IAS UPPSC में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें। प्रथम निर्वाचन मुस्लिम मिंटो मार्ले सुधार जो था, इसके आधार पर पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई कि मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम का चुनाव करेगा। ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम को डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स की गई और इसके आधार पर मिंटो ने कहा था कि हम एक तरह से नाक के दांत पर बैठे हैं और इसका फल भीषण होगा। वायसराय मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। तो मिंटो को एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। इंग्लैंड में स्थित भारत के परिषद में 2 भारतीय सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम को नियुक्त किया गया। तो इंग्लैंड में भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को, जो कि केसी गुप्ता हैं और सैयद हुसैन बिलग्राम है, इनको नियुक्त किया गया। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट ये पृथक निर्वाचन वाला है और दूसरा पॉइंट ये एसपी सिन्हा जो वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बनाए गए, ये है। इसका जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी सिफारिश सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि की गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में कुल 69 मेंबर थे, 37 जो गवर्नमेंट बॉडीज थी, 32 नॉन गवर्नमेंट बॉडीज थी। केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी गई।
यहाँ पे पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें एसपी सिन्हा जो है उनको वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। पृथक निर्वाचन के लिए मिंटो मार्लो ने कहा था कि इसको मुस्लिम लीग बनाई जाए, मुस्लिम सदस्य ही मुस्लिमों का चुनाव कर पाए, यह एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिसको बताया गया। इसके बारे में मार्ले ने लिखा है, भारत जो पृथक निर्वाचन के बारे में मिंटो ने भारत के सचिव मार्ले को ये लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। तो वायसराय मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वायसराय मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिससे काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अस।